नमस्ते। आज हम लोग अपने 9वें सप्ताह के व्याख्यान क्रमांक 44 में माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संसार पर चर्चा करेंगे। मित्रों, माखनलाल चतुर्वेदी का जो कविता संसार है वो बहुत व्यापक है। मैं समझता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी को पाठ्यक्रमों में कितना पढ़ते हैं, तो मुझे तो उनकी स्थिति दाल में नमक के बराबर लगती है। लेकिन उनकी कविताओं का जो भावबोध है, राष्ट्रीय बोध है, समाज बोध है, वो बहुत बड़ा है। और मैंने माखनलाल चतुर्वेदी को इसी दृष्टिकोण से आप लोगों के सम्मुख उनकी कविता का जो पूरा एक स्वरूप है, ढांचा है, जो उनके काव्य संसार की एक रचनात्मक यात्रा है, उसमें जो उन्होंने विविध पहलुओं और विषयों को लेकर जो एक साहित्यिक योगदान है, उस पर हम लोग जानेंगे। और उनका काव्य संसार मात्र भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि युग की आवश्यकता और क्रांति का उद्घोष है। मित्रों, जब मैं बात कह रहा हूं तो यह बात आप ध्यान में रखिएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी उस अपने मन मिजाज के कवि हैं जिनकी कविताओं में राष्ट्रीयता का जो एक गहरा भावबोध है, वह गहरा भावबोध दिखाई देता है। उनके यहाँ जो क्रांति का उद्घोष है, जो एक युग की मतलब कहे कि युग के निर्माण करने की जो आवश्यकता है, उनकी कविताओं में वह भावबोध दिखाई देता है, तो अतिशयोक्त नहीं होगा। इसलिए जो राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक काव्यधारा है, अगर उसके प्रणेता के रूप में कहें तो वह भी गलत नहीं। मित्रों, कई बार बड़ा मन में खांच पैदा होता है कि ऐसे कवियों को क्यों छोड़ दिया, या एक आज के भाषा में कहे तो उनको साइड लाइन कर दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी को ऐसे साइड लाइन किया गया। मैं जब इस कोर्स को तैयार कर रहा था तो मैंने सोचा बच्चों के सामने माखनलाल चतुर्वेदी पर अवश्य चर्चा होनी चाहिए, विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। मैं विस्तृत बातचीत करूंगा। पहले मैंने उनके काव्य संसार को चुना। उनके जो काव्य संसार का जो मूल अस्तित्व है, या कहे जो मूल निचोड़ है, जिसमें राष्ट्रीयता है, नैतिकता है, बलिदान है, मतलब इस प्रकार के भाव से उनकी कविताएं रची बसी पड़ी हैं। वे उस दौर में लिख रहे थे जब देश स्वतंत्रता संग्राम के अग्नि में तप रहा था। उनका काव्य निष्क्रिय जनता को जगाने का काम कर रहा था। और यहीं से एक जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का जन्म होना, उसके प्रणेता के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी जी का आना, एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में और कविता के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन है। उनका जो एक राष्ट्रीयता और एक नैतिकता और बलिदान को लेकर जो भाव निर्मित करते हैं अपने कविताओं में, वे उस भाव को भरते हैं कि किस प्रकार जनता के अंदर देश प्रेम की उत्कट भावना को जगाया जा सके। और उनकी कविताओं में जो देश केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि एक जीवंत भारत माता के रूप में है, एक मां के रूप में।
जिसके प्रति बलिदान ही जीवन का चरम लक्ष्य है, तभी तो ये पुष्प की अभिलाषा में कहते हैं। अब यह कविता सबके जिह्वा पर है, मुझे मालूम है। और उस साधारण पुष्प के माध्यम से भारतीय नवयुवकों में एक नया ऊर्जा संचार करते हैं। जब वे कहते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। मित्रों, कोई सोच सकता है क्या इस प्रकार की कविता की रचना? कि एक फूल ने क्या कहा, पुष्प की अभिलाषा है कि न उसे प्रेमिका के बालों में गुथना है, न सुरबाला, न देवताओं के ऊपर जाना है, मुझे तो वहां जाना है हे बनमाली, उस पर पथ पर फेंक देना जिस पर वीर अनेक जाके भारत माता के लिए अपने जान को न्योछावर करने के लिए जाते हैं। अगर उनके पैरों से मेरा स्पर्श हो गया तो फूल कहता है मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मित्रों, कितनी बड़ा देश प्रेम के लिए एक पुष्प की अभिलाषा है। इतना नहीं, जब वे बलिदान का आवाहन करते हैं तो उसमें जो वीर रस का भाव है, जो क्रांति और बलिदान के सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और उनकी कविताओं में जो जेल है, फांसी है, संघर्ष का गौरव विषय है। उनकी एक ऐसी ही कविता है जवानी, जहां वो युवकों को, जो नव युवक हैं, उनको ललकारते हैं कि संघर्ष ही जीवन का मूल लक्ष्य है। हम संघर्ष करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और जो गांधीवाद और जो क्रांति का समन्वय करते हैं कि उनका काव्य संसार में गांधी के जो अहिंसात्मक प्रतिरोध और क्रांतिकारियों के लिए जो बलिदान, दोनों का सम्मान है। वे केवल उद्बोधन नहीं देते, बल्कि स्वयं भी प्रभा और कर्मवीर जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्षों में सक्रिय रहे। मतलब एक कवि खुद एक तरफ अपनी लेखनी कविताओं के द्वारा जन जागरूकता या जो नौजवान साथी भाई हैं उनमें अंकुरण कर रहा है देश प्रेम का, तो दूसरे खुद वे दोनों पत्रिकाओं में अलग से अपनी लेखनी चलाकर, प्रभाव कर्मवीर जैसी पत्रिकाओं में लेखनी लिखकर वह संघर्षरत है, अंग्रेजों से लोहा ले रहे हैं। इस प्रकार देखें तो जो छायावादी प्रवृत्तियों का एक समावेश या कह सकते हैं रहस्य और प्रकृति के रूप में देखते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो काव्य संसार है उसमें जो छायावादी रहस्यवादी सौंदर्य है वह उनकी रचनाओं को समकालीन कवियों की रचनाओं से थोड़ा अलग बनाता है। जहां वो रहस्यवादी विरह की जब बात करते हैं तो उनका रहस्यवादी विरह महादेवी वर्मा के करुणामय नहीं है, फिर भी उनके काव्य में अज्ञात प्रियतम के प्रति एक समर्पण और जिज्ञासा का भाव मिलता है। एक भारतीय आत्मा अपनी भावनाओं को आध्यात्मिक विरह के माध्यम से व्यक्त करती है। जहां प्रिय से मिलन की आकांक्षा पर मार्ग कठिन है,
और एक प्रकृति का जो मानवीकरण है, उन्होंने प्रकृति का केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावनाओं के लिए उन्होंने मानवीय क्रियाओं का प्रयोग किया है। इसलिए उनकी कविताओं में प्रकृति भी देश के दुख में शामिल होती है। जैसे मैंने अभी आपके सम्मुख पुष्प की अभिलाषा को रखा, वो प्रकृति भी देश के दुख में शामिल है। वो प्रकृति भी चाहती है कैसे मैं काम आ जाऊं देश के लिए। अब यही जो प्रकृति के उनके काव्य में एक उदात्त भावनाओं की एक जो संवाहक प्रकृति आता है या बनती है, जहां फूल, नदियां और पर्वत भी मनुष्य के संघर्षों से जुड़ा है। अब ये जो संघर्ष है, यह संघर्ष अगर मनुष्य कर रहा है तो स्वाभाविक है कि प्रकृति भी उसके पीछे खड़ी है। अगर यहां थोड़ा रुककर हम सामाजिक यथार्थ और समसामयिक चेतना पर बात करें, तो चतुर्वेदी जी का काव्य संसार उस समय के सामाजिक यथार्थ को भी प्रतिबिंबित करता है। वे समाज के निचले शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति भी रखते हैं और श्रमिकों और किसानों के प्रति उनकी एक जो संवेदना है, जो मजदूरों की पुकार है, कविता उनकी जिसमें उन्होंने किसानों और श्रमिकों के शोषण और उनके कष्टों का भी मार्मिक चित्रण किया है। वे मानते थे कि देश की सच्ची शक्ति गांव खेतों में निवास करती है। मित्रों, माखनलाल चतुर्वेदी का यह सोचना कितना प्रासंगिक है। कहा जाता है भारत किसानों का देश है, गांवों का देश है, जहां पर वे किसान अपने जीवन में कितने संकटों को झेलते हुए, प्रकृति की मार झेलते हुए, फिर भी वह अपने जीवन में हार नहीं मानता। और जब मैं माखनलाल चतुर्वेदी को इस दृष्टिकोण से पढ़ता या देखता हूं तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी की यहां है कि वे किस प्रकार राष्ट्रीयता की अलख जगा तो रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि यह राष्ट्रीयता की अलख गांव से जगेगी, किसानों से जगेगी, खेत खलिहानों से जगेगी। इस दृष्टिकोण से अगर उनका मूल्यांकन करें तो माखनलाल चतुर्वेदी जितना आज के दौर में उनकी प्रासंगिकता है, मैं समझता हूं कि उस दौर में भी नहीं रही। जब आज हम अपने ही देश में रहकर अपने देश का नमक खाके भी हम नमक हलाली कर जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि माखनलाल चतुर्वेदी उन्हीं स्तरों पर जाके उस कविता को परिभाषित करते हैं और वे प्रकृति को खड़ा करते हैं। मतलब मानव तो खड़ा है भी, प्रकृति भी भारत माता के काम आना चाहती है पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से। वो फूल भी चाहता है कि मेरा भी उपयोग हो जाए। कहां हो जाए? जिस सैनिक जहां वीर जाते हो पथ पर, उनसे हो जाए। लेकिन आज के दौर में अगर इन स्थितियों को देखिए तो आपके सामने अनेक विभत्स घटनाएं जो घट रही हैं, आज हम उस अपने देश के लिए कितना कर पाते हैं, अपने देश के बारे में कितना सोचते हैं, यह विचारणीय है। इसलिए मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यह जो हमारी मातृभूमि है, हम अपने कर्मों के द्वारा उस मातृभूमि के लिए कुछ कर पाते हैं क्या? क्या अपना जीवन सिर्फ पशुवत है कि जीना है, खाना है, बस यही जीवन है?
मित्रों, यह जो संवेदना है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता का मूल विषय है और यहां पर वे अपने कविता के द्वारा उन सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करते हैं। अपने लेखों के द्वारा, अपने निबंधों के द्वारा वे जो सामाजिक एक कह लिया जाए जातिवाद का जहर है, जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, वे सब पर प्रहार करते हैं और उनका उद्देश्य है एक जागरूक, नैतिक और समतावादी समाज को खड़ा करना है। उस समतावादी समाज में सबको उनके अधिकार मिले, समाज समरस हो, इसकी चिंता उनके काव्यों में है। और जो काव्य संसार के मतलब अगर उनके काव्य संसार का एक मतलब बड़े पैमाने पर हम अवलोकन करें, उनके जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं, तो उनको समझने के लिए उनके कुछ काव्य संग्रहों के पास जाना पड़ेगा। जैसे उनका पहला मतलब इस दृष्टिकोण से पहला कि जिनकी रचनाओं में जो राष्ट्रीय भावना है, प्रकृति प्रेम है, जो भारतीय संस्कृति का गौरव गान है, उस दृष्टिकोण से देखें तो 1941 में प्रकाशित है हिम किरीटिनी और 1949 में है हिम तरंगिणी। अगर हिम तरंगिणी में देखें तो पुष्पकीय अभिलाषा इसी में है वो कविता, और राष्ट्रीय चेतना बलिदान पर यह आधारित है और इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 1951 में है उनका माता काव्य संग्रह, जो मातृशक्ति की पूजा, देश को मां के रूप में देखना, नैतिक मूल्यों पर जोर है। 1956 में उनका एक संग्रह युग चरण, जिसमें सामाजिक राजनीतिक चेतना, युग की समस्याओं का चित्रण है। एक उनका 1956 में संग्रह आता है समर्पण। ये व्यक्तिगत भावनाओं का उत्सर्ग है और आत्मसमर्पण की भावना है। मित्रों, यह जो मैंने कुछ 5 संग्रहों के नाम लिए आपसे या उनके बारे में बातचीत किया, आप देखेंगे कि यह संग्रह ऐसे हैं जिसमें देश प्रेम को लेकर या जो एक सामाजिक चेतना है, उसमें जो युग की समस्याएं हैं उनका चित्रण और अपने व्यक्तिगत भावनाओं का उत्सर्ग करना है और आत्मसमर्पण की भावना को किस प्रकार हम जला पाएंगे, अपने अंदर पैदा कर पाएंगे, उसके बारे में भी वो विशेष रूप से कहना चाहते हैं। और जब वे देश को मां के रूप में देखते हैं तो स्वाभाविक है कि भारत माता के उस स्वरूप की उनकी चिंता कि हमारी भारत माता इस ब्रिटिश शासन से कैसे आजाद होगी। और उनके जो काव्य संसार में जो शिल्प और भाषा की विविधता है, उस विविधता और उसकी जो विशिष्टता है, उस पर बात करें तो शिल्प और भाषा की जो विशिष्टता है वो एक भारतीय आत्मा को वे अपने भाषा शैली के द्वारा जोड़ते हैं, जहां भावनात्मक जो लक्ष्यों की सिद्धि का एक वह सशक्त माध्यम बनती है। भाषा का जो मौलिक संश्लेषण हम देखते हैं तो उसमें संस्कृत, खड़ी बोली और जो लोक तत्व का मेल है, उसमें माखनलाल चतुर्वेदी ने जो काव्य भाषा का निर्माण किया, वह जो
साहित्यिक और तत्कालीन जो मानक है, जो संस्कृत में खड़ी बोली और जनमानस की हृदय भाषा जो बुंदेलखंडी का लोक तत्व है, वह भी उसका स्वरूप हम देखते हैं। और जो संस्कृत में शब्दावली का एक ओज है, जहाँ राष्ट्रीय आवाहन, बलिदान, गौरव की बात की जाती है, उस भाषा में वे ओज गुण किस प्रकार बड़ी सहजता से उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हिम किरीटिनी उत्सर्ग, मातृभूमि में इन सब वे बातों का विश्लेषण भी करते हैं और उसकी जो गंभीरता है, उस गंभीरता को वे स्थापित भी करते हैं। कोई भी कभी अपने भाषा की एक जो विशिष्टता होती है उसके कारण जाना जाता है। जो भाषा जितनी सहज होगी, जितनी उसकी पकड़ लोक तक होगी, वह कभी उतना ही मजबूत होता है। कई बार हमारी रचनाएं या किसी भी कवि की रचनाएं जब तक वह लोक से नहीं जुड़ती तब तक वह रचना महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती। इसीलिए माखनलाल चतुर्वेदी के यहां लोक तत्व का एक माधुर्य और सहजता, उसका एक जो स्वरूप है हम देख सकते हैं। और यह सहजता उनके काव्य में जो ग्रामीण जीवन और हृदय की जो मार्मिक भावनाएं हैं, उनको जब वो व्यक्त करते हैं तो वहां बुंदेलखंडी, मालवी, अन्य लोक भाषाओं का भी प्रयोग देखने को मिलता है। यह लोक तत्व तो उनकी कविता को बड़ा सहज और माधुर्य भी बनाता है। उनकी भाषा में एक प्रकार गेयता और सहज जो बोधगम्यता है, वह भी देखने को मिलती है, जिससे वह जो नीरस उपदेश या केवल राजनीतिक घोषणा बनने से बच जाती है। उदाहरण के लिए देखें तो जो आम बोलचाल के जो शब्द हैं, उनका वे प्रयोग राष्ट्रीय कविताओं में करते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि वो जनता से कविता कनेक्ट हो रही हो, जुड़ रही हो। और जो लोक भाषा और लोक छंदों का क्रांतिकारी प्रयोग उन्होंने किया, वह जन जन के लिए एक सुलभ बनाने का ऐतिहासिक कार्य है। उन्होंने जो प्रभा का माध्यम बनाया, उनके जो संपादन में पत्रिका निकलती थी, वह केवल राजनीतिक चेतना ही नहीं फैलाई, बल्कि लोक साहित्य और लोक छंदों को साहित्य में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने कवित्त, सवैया, जो शास्त्रीय छंदों का, लोकगीतों की लय छंदों का प्रयोग है, वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता के बीच गाई जाने वाली चीजों को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। और यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सहज प्रभाव है, उसका भी स्वरूप हम देख सकते हैं। और यह जो शैलीगत चयन है, जो उनको जनता के मनोभावों को जगाना, देशभक्ति की आवाज बुलंद करना और प्रतीकों के द्वारा किस प्रकार हम सहज रूप में अपनी बात कह जाएं, ये सब उनकी कविता की खास विशेषता है। वे कोकिला का द्वैत जब वे कहते हैं अपनी कविताओं की, कविता बड़ी प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला में कोयल का वे उत्कृष्ट उदाहरण भी देते हैं। एक जो प्राकृतिक पक्षी जो रात्र में कूकती है, एक क्रांति का स्वर है, जहां कोयल की कूक वेदना बोझ वाली है, जो स्वतंत्रता सेनानियों को क्रांति की आग को मंद न होने का गुप्त संदेश देती है। एक आशा का मतलब आशा की लौ का संचार है, जो ब्रिटिश शासन के बीच एक
हमेशा आशा और संघर्ष की निरंतरता का प्रतीक है। विरह अग्नि क्या का प्रतीक कोयल की कूक की एक अपनी आध्यात्मिक या जो राष्ट्रीय विरह है उसको प्रतिबिंबित करते हैं। कैदी की पीड़ा में एक आध्यात्मिक गहराई देखते हैं। पुष्प का जो द्वैत है, पुष्प की अभिलाषा में पुष्प जहां एक प्राकृतिक कोमल तत्व है, दूसरे उत्सर्ग बलिदान के लिए भारतीय युगों में वह प्रेरणा भरते हैं। अपने कैदी और कोकिला कविता में वे जेल की कोठरी का वर्णन करते हुए कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। ये जो काली शब्द का बार बार प्रयोग है, ब्रिटिश शासन के अन्याय, चारों ओर फैले अंधकार का एक सशक्त बिंब प्रस्तुत करते हैं। यह जो प्रतीकात्मकता उनके काव्य संसार को और बहुआयामी बनाता है, और जहां कविता का एक सीधा असर राष्ट्रीय उद्बोधन है, जबकि दूसरा जो स्तर है गहन आध्यात्मिक विरह या दार्शनिक जिज्ञासा का है। यहां शिल्पगत विशेषता उन्हें केवल राष्ट्रीय कवि तक पहचान सीमित न रखकर एक छायावादी लाक्षणिकता के भी निकट लाती है। और उनका जो यह बिंब विधान है, जो उनकी कविताओं को एक आध्यात्मिक गहराई के रूप में हम देखते हैं, तो ये आप एक देख सकते हैं कि वह भारतीय युवक हो, भारतीय जनमानस हो, सब में एक ऊर्जा का जो संचार है उसको भरते हैं। और किस प्रकार वे नवीन बिंबों और उपमानों का भी प्रयोग किया जो राष्ट्रीय भावना से उसका संबंध है। जैसे मैं अभी आपके सम्मुख मित्रों रख रहा था, अब आपसे अंतिम बात करूं या जो निचोड़ है कविता का या जो मर्म है, जो प्रासंगिकता है, तो अगर वो जेल की कोठरी में रह के कविता लिखते हैं तो उसका बिंब विधान देखिए ना, वे नवीन बिंब हैं, नवीन उपबिंब हैं, नए उपमान हैं उसके, तो उसमें भी एक प्रकार का ऐसा भाव हमको दिखाई देता है कि जो आसपास का दृश्य है उन्हीं दृश्यों से उस कविता को आगे बढ़ाते हैं। और वो जब कहते हैं तो पूरे शासन व्यवस्था पर भी प्रहार करते हैं। जो ब्रिटिश हुकूमत है उसके काली करतूतों पर भी प्रहार करते हैं। तो उन्होंने एक शब्द को चुना, देखिए वो शब्द कितना बार बार ध्वनित होता है। अगर मैं 4 लाइन कविता की पढ़ रहा हूं तो चारों में उस काली शब्द का जो कविता में प्रयोग है उसको देखिएगा, काली तू रजनी भी काली, मतलब जो समय है वो तो काला समय है। रजनी मतलब रात भी काली है। शासन की करनी भी काली है, जो ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश हुकूमत कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है वह भी काली है। फिर कहते हैं काली लहर कल्पना काली, और जो इस समय काली करतूतों का लहर है, जो ब्रिटिश शासन ने एक अंधकार मचा रखा है देश में, लूट चोरी, हमारे देश के मंदिरों को तोड़कर सारे जो हीरे जवाहरात उनको ले जाना, मतलब इसी तरह का बोलबाला है, लूट है, अत्याचार है। फिर अंत में कहते मेरी काल कोठरी भी काली, और जो जेल की काल कोठरी वो भी काली है, उसमें भी सयापा है। एक शब्द का जो ध्वनित स्वरूप है वो बार बार देखिए कितने अर्थों को हमारे सामने खड़ा करता है। और यह कविता का मूल भाव, मैं अभी आपसे कहा कि यह काव्य संसार को उनको किस प्रकार बहुआयामी बनाता है। और कविता का सीधा जो स्वर है राष्ट्रीय स्तर का, एक राष्ट्रीय उद्बोधन है, जबकि दूसरा है
गहन आत्मिक विरह या जो दार्शनिक जिज्ञासा है, वह अपने इस कविता के माध्यम से भी बताते हैं। मित्रों, आज हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त के काव्य संसार पे चर्चा पर चर्चा की है। हम लोगों ने उनकी प्रमुख रचनाओं को जाना, उनकी रचनाओं का मुख्य ध्येय क्या है, उसका मुख्य विषय वस्तु क्या है, वे रचनाएं कैसे समाज से संवाद करती हैं, उन रचनाओं की एक उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता है, उन रचनाओं का एक अपना सामाजिक वैशिष्ट है। तो हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी के एक काव्य संसार के उन स्थितियों को जाना, पढ़ा, परखा कि उनका काव्य संसार या काव्य रचना आज क्यों पढ़ना जरूरी है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, और उनकी जब रचनाओं से हम गुजरते हैं तो उनके रचनाओं का जो भावभूमि है क्या जो प्रासंगिक है, उनके रचनाओं का हमारे जीवन में क्या बोध है, इन सारे सवालों पर हम लोगों ने चर्चा और परिचर्चा की है। मैं समझता हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं जो राष्ट्र प्रेम, समाज बोध और युवाओं में एक आवाहन, ऊर्जा का जो ओतप्रोत करती हैं, वह आज के समय में उनकी कविताओं का भावबोध इसीलिए प्रासंगिक है। वे कविताएं हमसे संवाद करती हैं, समय से संवाद करती हैं, वह समाज से संवाद करती हैं, युवाओं से संवाद करती हैं, और युवाओं की एक भूमिका, उस समय कैसे युवा राष्ट्र प्रेम में भारतवर्ष को आज़ाद कराने में लगा हुआ था, आज युवा कैसे राष्ट्र प्रेम के द्वारा की भावना जगाकर राष्ट्र को मजबूत करेगा। यह कविता ऐसी प्रासंगिकता, ऐसी बात संवाद करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। मित्रों, आप लोगों ने ध्यान से सुना, जाना। नमस्ते, धन्यवाद।